Hello students, today our topic is DC generator. DC generator क्लास 10th का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से बिलोंग करता हुआ एक टॉपिक है। डीसी जनरेटर की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो पहले हम जनरेटर की डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज़ जनरेटर। तो जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच चेंज और कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स जनरेटर वो डिवाइस है जिसको रोटेट करने पर, जिसको मूव करने पर, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकता है, वो तो जनरेटर है। बट जनरेटर से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है डीसी, डीसी का मीन्स क्या है? यहाँ डीसी का मीन्स है डायरेक्ट करंट। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट और जनरेटर है तो यानी कि ये करंट की डायरेक्शन जो होती है इसमें हमेशा डायरेक्ट रहती है। डायरेक्ट करंट का मीन्स क्या है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम रहती है। करंट डायरेक्शन डज नॉट चेंज इन एनी रोटेशन। मतलब जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं जनरेटर के अंदर तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। करंट डायरेक्शन इज सेम इन एवरी हाफ रोटेशन। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हर हाफ रोटेशन में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम रहती है। और जो एक और हम पढ़ चुके हैं एसी जनरेटर, उसमें हर हाफ रोटेशन के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको बोला था एसी जनरेटर। उस टाइम डीसी जनरेटर है, इसका अगर प्रिंसिपल की बात करें हम तो प्रिंसिपल वही है जो एसी जनरेटर का था, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI से जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो ई का मीन्स है यहाँ इलेक्ट्रो, एम का मीन्स है यहाँ मैग्नेटिक और आई का मीन्स यहाँ पर है इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल होगा। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में और परपेंडिकुलरली मूव करवाते हैं तो उस वायर में करंट यानी कि मोशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। दो चीज़ें इसको प्रोवाइड कराई जाती हैं और कंडीशन ये है कि मोशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करवाया जाता है तो उस वायर में करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, करंट उसमें प्रोड्यूस होता है और ये जो करंट प्रोड्यूस होने की प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल में हम बता देंगे कि when a conductor is moved perpendicular in a magnetic field, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मूव करता है then करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। तो उसमें करंट भी अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो करंट होता है वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के भी और साथ ही साथ मोशन के, इन दोनों चीज़ों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमने क्या लिखा कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो ऐसा ये जो फिनोमिना होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और यही इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? जो डीसी जनरेटर है वो कौन, उसके कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। तो और इसका जो प्रिंसिपल है इस पे बेस्ड 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हमें इसका डायग्राम बना लेना है। तो इसके लिए एक तो रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए अपने को। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वायर को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस कॉइल को कि रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड करना है और इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको हम AB और दूसरी आर्म को हम CD आर्म नेम दे देंगे। तो कॉइल का नेम हो जाएगा ABCD। अब इसके दोनों साइड अपने को क्या प्लेस करना है? वी हैव टू प्लेस 2 मैग्नेट। अपने को 2 मैग्नेट प्लेस करनी है और ये जो मैग्नेट हैं वो इस तरीके से रखनी है अपने को कि ये जो
मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल एक साइड हो और दूसरी वाली जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल अपने को एक दूसरे के सामने रखना है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के सामने अपोजिट पोल होनी चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बन सके और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। यहाँ पैरेलल होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो कॉइल है इसको हम शाफ्ट के साथ अटैच कर देंगे, तो ये जो शाफ्ट है जैसे शाफ्ट घूमेगा तो ये कॉइल भी अपने आप रोटेट करेगा। तो इसमें ये जो पार्ट है इसको हमने शाफ्ट बोल दिया। और ये जो नॉर्थ साउथ हमने पोल लिए हैं ये किसके हैं, ये मैग्नेट के पोल हो गए। ये जो कॉइल है इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं। तो दिस इज़ आर्मेचर और कॉइल, जो भी हम वर्ड यूज़ करना चाहें। अब देखिए जो डीसी और एसी में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी रिंग्स का होता है। एसी जनरेटर में हम फुल रिंग ले रहे थे, लेकिन जो डीसी जनरेटर है उसमें हम हाफ रिंग लेते हैं। डीसी जनरेटर में हम हाफ रिंग लेते हैं, मतलब रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, हाफ हाफ रिंग लेंगे। इन हाफ रिंग को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये बीच में से डिवाइडेड है तो ये स्प्लिट रिंग होती हैं और इन्हीं को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटर। अब ये जो रिंग हैं इनके साथ ब्रश कनेक्टेड होती हैं, ये कार्बन ब्रश होती हैं, कंडक्टिंग का काम करेंगी। ये ब्रश B1 हो गई, दूसरी ब्रश B2 हो गई और इनको हम वायर से अटैच करेंगे और वायर को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, जो हमें इंडिकेट करेगा कि करंट इज़ पासिंग और नॉट, करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें हम लेबल कर देंगे। ये तो है इसमें वायर है और G का मीन्स यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ये जो B1 और B2 हमने लिखा है ये ब्रश को इंडिकेट कर रही हैं। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का हमें डायग्राम बनाना है। बहुत ही इजी डायग्राम हो गया। देखिए अब कंस्ट्रक्शन को हमें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है, हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ ले रहे हैं वो बता देंगे। देखिए एक हमने क्या लिया, इसमें 6 कंपोनेंट इसके हम मेनली ध्यान रखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक हमने मेन इसमें क्या लिया, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर या फिर कह सकते हैं कॉइल। और इसका साथ में हम नेम बता देंगे कि हमने इसमें ABCD नेम से इसको लेबल किया है। आप PQRS से भी इसको लेबल कर सकते, तो यहाँ PQRS लिख देंगे। अब देखिए जो आर्मेचर होती है वो कैसे बनाई गई है, कैसे शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप ली गई है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताएंगे हम कि अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड करके कॉइल बना देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड करके कॉइल बना लेंगे तो इसको हम आर्मेचर कहेंगे। आर्मेचर के अलावा हमने इसमें क्या ली हैं, मैग्नेट ली हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगी। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड in the on the both side of coil. Magnets are placed on the both side of coil. हमने coil के दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए 2 मैग्नेट प्लेस की हैं। नॉर्थ और साउथ पोल का फेस हमने इसमें शो किया है। तो 2 चीज़ें हो गई, आर्मेचर एक मैग्नेट। अपने को इसमें 6 कंपोनेंट शो करने हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट हम क्या बता देंगे इसमें, थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो हो जाएगा, हमने इसमें क्या ली है, स्प्लिट रिंग ली है, तो हम स्प्लिट रिंग लिखेंगे। और स्प्लिट रिंग का अनदर नेम क्या है, स्प्लिट रिंग्स 2 ली हैं हमने, तो कम्यूटेटर भी इसको हम कह सकते हैं, कम्यूटेटर। और जो कम्यूटेटर होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये पहले ही करंट की डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो इनको हम हाफ रिंग भी कह सकते हैं। हाफ रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं, कम्यूटेटर हैं और इन्हीं की वजह से पहले ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसलिए जो फाइनली जनरेटर होता है, फाइनली जो डायरेक्शन होती है एक्सटर्नल सर्किट में, तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, DC जनरेटर बोल रहे थे। हाफ रिंग्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पहले ही करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। तो यही रीज़न है कि करंट की डायरेक्शन इसमें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सेम रहती है। हाफ रिंग्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। ओके, फिर हमने क्या लिया इसमें, एक और चीज़ क्या ली है, इसमें ब्रश ली हैं हमने।
ब्रश को हमने किससे लेबल किया, यहाँ स्प्लिट रिंग को हमने किससे लेबल किया हुआ है डायग्राम में, S1 एंड S2 से लेबल किया हुआ है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में S1 एंड S2 से शो कर देंगे। दूसरा जो ब्रश है इसमें, तो ब्रश को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ B1 एंड B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ब्रश होती हैं इसमें, ब्रश किससे बनी हुई है, कार्बन ब्रश हमने इसमें ली है, या कोई मेटेलिक ब्रश भी ले सकते हैं। कार्बन ब्रश विच एक साइड से जो किससे कनेक्टेड है, विच आर कनेक्टेड विद वायर, और वायर एंड एक साइड ये जुड़ी हुई हैं स्प्लिट रिंग से, हाफ रिंग से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, अभी 4 कंपोनेंट हो गए अपने। एक और हमने क्या लिया इसमें, गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, और हमने इस डायग्राम में G लिखा था। G का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। और इसकी जगह हम कोई लोड भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा रजिस्टर ले सकते हैं जो करंट को यूज़ करता हो, और उसको यूज़ करके जैसे फ़ैन यूज़ कर सकते हैं या बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर अगर हम ले रहे हैं, जैसा कि NCERT के अकॉर्डिंग है, तो गैल्वेनोमीटर उसमें शो किया है, तो हम यहाँ बता देंगे कि गैल्वेनोमीटर इज़ यूज्ड, इट इज़ अ डिवाइस जो क्या काम में आएगी, ये शो करने के काम आती है कि कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इंडिकेट दैट करंट इज़ पासिंग और नॉट। यह शो कर देगी कि करंट पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, विच इंडिकेट दैट करंट इज़ पासिंग और नॉट। ये करंट के पास होने और ना होने के बारे में शो करती है। तो इसमें लेफ़्ट राइट इसका मूवमेंट होगा, थोड़ा डायरेक्शन भी शो कर देती है ये, दैट करंट इज़ पासिंग और नॉट। और एक और चीज़ है जिसके बेस पर ये जनरेटर डिपेंड होता है, यानी कि हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। तो वो इसमें वो पार्ट जिसको रोटेट करते हैं हम, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट की हेल्प से क्या होगा, शाफ्ट विल बी मूव्ड टू प्रोवाइड, ये मूव किया जाता है, और जिससे क्या प्रोवाइड होती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी टू द कॉइल। ये कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है टू द कॉइल। अब देखिए, ये जो जनरेटर होता है इसकी 6 कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट हैं, इससे हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो डायग्राम से अगर आप याद रखें तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी डायग्राम था इसका। अब देखिए, इसमें हमने क्या क्या यूज़ में ले लिया, शाफ्ट है, गैल्वेनोमीटर है, ब्रश है, और स्प्लिट रिंग S1 एंड S2 हैं। और इसके अलावा हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि एक कॉइल होती है, आर्मेचर बोलते हैं, और मैग्नेट्स होती हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है फंक्शनिंग की, किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, वो हमें समझना है। तो फंक्शनिंग के लिए पहले अपने को डायग्राम बनाना होगा। फंक्शनिंग के लिए वही आर्मेचर होती है, और आर्मेचर ABCD अगर हम इसको लेबल कर रहे हैं, और साथ में इसमें स्प्लिट रिंग होती है, S1 एंड S2 से हम इसको शो कर देंगे, और ये ABCD इसकी आर्म्स हो जाएंगी। साथ में इधर मैग्नेट होंगी, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो कर देंगे। इसमें हम थोड़ा बेटर तरीके से अच्छे से आपको बनाना है स्केल्स की हेल्प से। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा इस तरीके से। और शाफ्ट से हमें इसको कनेक्ट करना है, शाफ्ट से हम इसको रोटेट करेंगे। ब्रश इसमें यूज़ लेंगे हम, B1 और B2 ब्रश से इसको कनेक्ट कर देंगे, B1 और B2, और वायर की हेल्प से हम इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही क्विकली बन सकती है, आप स्केल पेंसिल की हेल्प से बहुत और अच्छा सुंदर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, ये जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग के लिए हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम ये जो AB आर्म है इसको हम अपवर्ड मूव करते हैं। यानी कि जो AB आर्म है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझें कि ये एक कॉइल है, ABCD एक कॉइल है इस तरीके से, और ये जो कॉइल है मान लीजिए इस तरीके से है ये, तो इसको हमें अपवर्ड मूव करवाना है। AB कॉइल को जब हम अपवर्ड मूव करवाएंगे तो AB
ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सी डी जो आर्म होती है इसकी, ये जो सी डी वाला पार्ट है ये किधर चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें जो मोशन है वो अपवर्ड हो जाता है, ए बी आर्म में अपवर्ड और सी डी आर्म में डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये जो कॉइल है वो इस तरीके से अपवर्ड मूव करवाएंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। अब इसमें जो रूल लगता है वो रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ है, ये देखिए इसमें फोर्स है वो अपवर्ड हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से हो जाएंगी क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो सामने की तरफ है। तो सामने क्या हो गया, ए से बी की तरफ है। इस तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स है, थंब फोर्स को शो करता है, और ये जो फर्स्ट फिंगर होती है अपनी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऊपर की तरफ फोर्स है। तो जो थर्ड फिंगर है, मतलब अपनी जो मिडल फिंगर होती है, ये इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो ए बी के साथ साथ ये जो अपनी मिडल फिंगर है इसकी डायरेक्शन है। तो इससे ये शो हो रहा है कि जो करंट है वो किधर से किधर जाएगा, ए से बी डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए बी डायरेक्शन हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये जो ए बी आर्म है ये जब हम रोटेट करते हैं तो कट करती है, परपेंडिकुलर कट करती है। तो इसीलिए हमने ए बी को मेंशन किया है, बी सी और ए डी को हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि बी सी और जो ए डी होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल वाले में ये रूल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा कि जो मोशन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बी सी आर्म और ए डी परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल होती हैं। तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक तो ए बी पार्ट की बात करें और सी डी पार्ट की बात करें। बट करंट इसमें से मूव होते हुए जाएगा, यानी कि करंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी से सी से डी मूव करेगा, डी से फिर स्प्लिट रिंग S2 में जाएगा। देखिए डी के बाद जो पार्ट है वो है S2, S2 से फिर B2 में, B2 ब्रश, यहाँ से होते हुए ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए फिर ब्रश में आएगा B1, फिर स्प्लिट रिंग S1 में। तो हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, पहले ABCD करंट की डायरेक्शन है, S2 स्प्लिट रिंग से जाता है B2 ब्रश में, B2 ब्रश से जाती है B1 में करंट की जो डायरेक्शन है वो, और फिर S1 रिंग में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर स्प्लिट रिंग है, तो स्प्लिट रिंग में क्या होगा, जो S1 वाला पार्ट है हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद ये जो ABCD है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पलट जाएंगे ये। तो AB की जगह तो आ जाएगा इधर D और C, और DC की जगह आ जाएगा B और A। तो इस तरीके से ये कॉइल चेंज हो जाती है, मतलब हाफ रोटेशन के बाद जो कॉइल की डायरेक्शन है वो पलट जाती है। पहले जो ABCD था वो फिर ऐसे टर्न हो जाएगा, तो CD है वो AB की प्लेस में आ जाएगा, और इस तरीके से ये CD है वो AB की जगह आ जाएगा, और AB है वो CD की जगह। जो पहले जो पार्ट था, जैसे ये देखिए AB इधर था, और ये जैसे ही टर्न करेगा, हाफ टर्न करता है, तो CD AB की जगह आ जाएगा। जिस साइड AB था उधर CD, और CD की जगह AB। अब इसके साथ साथ जो स्प्लिट रिंग है वो भी मूव करेंगी। ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी इधर DC की साइड में कौन सी स्प्लिट रिंग थी, इधर S2 थी तो S2, और इधर A वाली साइड में S1 थी तो ये S1 हो जाएगा। ब्रश वहीं रहेंगी, ब्रश भी हैं इसके साथ, B1 और B2 हैं, तो इधर B1 है इधर B2 है। तो हमें इसमें बताना है कि हाफ रोटेशन के बाद S2 कनेक्ट विद ब्रश B1 और S1 कनेक्ट विद ब्रश B2। तो इस तरीके से इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्प्लिट रिंग और जो ब्रश का कनेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, आर्म्स की प्लेस है वो भी एक्सचेंज हो जाएंगी। अब क्या होगा, देखिए अब जो CD वाला पार्ट है, CD वाला पार्ट है, तो ये CD वाला पार्ट क्या करेगा, वैसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हैं तो CD है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो CD को जब हम अपवर्ड मूव करवाते हैं तो इस तरीके से होगा मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन वापस क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन हो जाएगा। तो करंट इसी में समझते हैं कि CD आर्म है वही रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर में। तो फोर्स अपवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन अलोंग द कॉइल होगी। तो इधर कॉइल कौन सी है अपनी, ये जो CD वायर है इसकी अलोंग होती है, यानी करंट की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, D से स्टार्ट होगी और C की तरफ जाएगा करंट, C से फिर B में, B से A में, A से फिर ये जो इधर स्प्लिट रिंग है S1 से फिर B2 में, और फिर यहाँ से वायर में से होते हुए
इधर गैल्वेनोमीटर में आएगा, गैल्वेनोमीटर से फिर ब्रश B1 में, फिर S2 में, और इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो अगेन क्या रहती है, डायरेक्शन इसकी वही है, सेम डायरेक्शन है इस साइड से और दूसरी साइड में है। अगर हम इसको XY से रिप्रेजेंट करें तो पहले भी Y टू X डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, तो अभी भी Y टू X डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है। और ब्रश B2 थी वो पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव कर रही है और B1 है वो नेगेटिव की तरह बिहेव कर रही है। पहले भी ब्रश B2 ही पॉजिटिव पोल था और ये जो B1 है वो नेगेटिव पोल था। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं करंट के वो चेंज नहीं हो रहे, वो सेम है हाफ रोटेशन के पहले भी और हाफ रोटेशन के बाद भी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, DC जनरेटर बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट जब तक हम इसको रोटेट करेंगे तब तक ये करंट इसमें पास होता रहेगा। अब हमें इसमें समझना है क्या, इसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होती है, इसकी फंक्शनिंग हमें समझनी है। तो फंक्शनिंग के लिए पहले हम लिखते हैं इसकी वर्किंग या फंक्शनिंग, कुछ भी तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ द DC जनरेटर। तो पहले हम बताएंगे कि इसमें हम वी रोटेट द कॉइल क्लॉकवाइज, कॉइल को हम क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं। एंड इफ़ वी मूव आर्म AB अपवर्ड, आर्म AB को अगर हम अपवर्ड मूव करवाते हैं देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट इसमें फ्लो करता है। और अकॉर्डिंग टू जो रूल होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल लग रहा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही लगेगा, चाहे वो AC जनरेटर हो चाहे वो DC जनरेटर हो। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन ABCD डायरेक्शन, ABCD डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। करंट की जो डायरेक्शन है वो इसमें हो जाएगी ABCD डायरेक्शन। और फ्रॉम ब्रश, ये भी लिख सकते हैं हम आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रॉम ब्रश B1 टू B2। अब इसमें स्प्लिट रिंग है तो इनकी वजह से हाफ रोटेशन के बाद आफ्टर हाफ रोटेशन जो स्प्लिट रिंग है S1, हम पहले इसको लेबल कर चुके हैं, S1 स्प्लिट रिंग बता देंगे। S1 स्प्लिट रिंग कनेक्ट विद या फिर अटैच विद ब्रश के साथ, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा, अटैच विद B2 ब्रश। एंड S2 जो है, S2 रिंग अटैच विद, S2 रिंग जो है वो ब्रश B1 के साथ जुड़ जाएगी, B1 ब्रश। और जो इसकी बिकॉज जो आर्म है वो क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज आर्म AB एंड CD एक्सचेंज देयर प्लेस, AB और CD की जो प्लेस है उनकी प्लेस एक्सचेंज हो चुकी है। AB ने CD की जगह ले ली और CD ने AB की जगह ले ली है। तो AB और CD अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, इसीलिए ब्रश की जो पोजीशन है वो तो सेम है बट जो स्प्लिट रिंग है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब क्या होगा, अगेन करंट पास होगा, अगेन हम CD आर्म को हम अपवर्ड मूव करेंगे। इस बार CD आर्म इज़ मूव्ड अपवर्ड, इसको हम अपवर्ड मूव करते हैं। और इसको अपवर्ड मूव करने की वजह से क्या होता है, करंट अगेन स्टार्ट होगा, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट फ्लो इन। अब देखिए जो स्टार्टिंग थी इसकी किधर से होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी D से स्टार्ट होगी, जो नीचे हमने दोबारा बनाया था इसका डायग्राम, इसकी D से स्टार्टिंग होगी, DCBA डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा। क्योंकि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, तो जिस कॉइल को हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सामने की तरफ होगी D से C डायरेक्शन, तो फिर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी DCBA डायरेक्शन हो जाएगी। तो करंट फ्लो इन DCBA डायरेक्शन, करंट DCBA डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड फ्रॉम ब्रश इसमें वही रहेगी B2 टू B1। इसमें जो ब्रश की डायरेक्शन है, मतलब करंट की डायरेक्शन है B2 टू B1। और यहाँ बता देंगे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट
जो करंट की डायरेक्शन है, ये इसमें मेन बताना है कि द करंट डायरेक्शन इज सेम इन एवरी हाफ रोटेशन। करंट की जो डायरेक्शन है वो हर हाफ रोटेशन में सेम रह रही है, एवरी हाफ रोटेशन। सो दिस इज डीसी जनरेटर, इसीलिए इसमें हम इसको बोल रहे हैं डीसी जनरेटर। एंड जब तक हम करंट पास करवाना चाहते तब तक इसको क्या करवाना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा। तो करंट विल फ्लो, करंट इसमें तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक हम इसमें करंट पास करवाते रहेंगे। करंट विल फ्लो अंटिल द कॉइल इज रोटेटेड। जब तक कॉइल को रोटेट करा जाएगा तब तक ये करंट को पास करता रहेगा। तो इस तरीके से जो डीसी जनरेटर है इसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहती है और बाकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा थोड़ा ये जो हमने पढ़ा था एसी जनरेटर उससे ही मैच करती है, बट करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होती। करंट की जो पोलैरिटी है वो सेम रहती है। तो जो डीसी जनरेटर है उसमें अपने को इसकी कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन, फंक्शनिंग और डायग्राम वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।